Okay, so finally we are into the last lecture of 11th curriculum. तो now we want to see, आज हमको देखना है what are the commonly used terms in electronic communication system. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक्स। कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसमीटर होता है, देन चैनल होता है, देन रिसीवर होता है। Okay, so now it is also important for us to know little bit of basic terms involved. कौन कौन से commonly used terms हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी communication ये word आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, communication is exchange of information। तो information exchange करना है। वैसे language is also communication because via language we actually exchange information between two humans, you know। तो वे जैसे अब I am talking to you, I am passing you some information। तो now in today's modern world, आप अभी घर पे बैठे हो, यू आर हियरिंग टू मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यू आर लिसनिंग टू मी, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो होती है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टर्म, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर कुछ टर्म यूज होता है तो उसको बोलते हैं सिग्नल। नॉर्मली हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो समटाइम्स वी से कि सिग्नल वीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट सिग्नल का मतलब क्या होता है। आप देखो, ऐसा है कि इंफॉर्मेशन हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विच इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, और आप समझेंगे बाद में हम। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो ट्रांसमिट होता है, राइट। और आपके एंड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वापस से कन्वर्जन होता है साउंड में, राइट। तो सिग्नल सिग्नल का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू electrical form which is suitable for transmission. So information converted into suitable form for transmission is called as signal, right। मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो इससे बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। सिग्नल इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड टू सुटेबल, बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो सुटेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन। अब सिग्नल होते हैं दो टाइप के, एक होता है एनालॉगस सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉगस सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉगस सिग्नल में व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल आई एम प्लॉटिंग V against T, where V can be voltage or I can put current here। तो एनालॉगस सिग्नल इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल। तो ये लाइक अ साइन वेव है, कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। मतलब जीरो से मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर मिनिमम नेगेटिव पे जा रहा है, फिर वापस से जीरो हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। सच अ सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल। तो ये एनालॉग सिग्नल है। दूसरा टाइप का सिग्नल होता है डिजिटल। डिजिटल सिग्नल में डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब, सो डिस्क्रीट वैल्यू का सिंपल सा मतलब ये है कि देयर इज सम पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्लस सम वैल्यू ले लेता हूँ, +5 लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो या तो जीरो वैल्यू है या फिर 5 वैल्यू है, या जीरो वैल्यू है या 5 वैल्यू है। तो डिस्क्रीट सिग्नल बेसिकली दो वैल्यूज से चलता है, जीरो एंड सम मैक्सिमम वैल्यू, जीरो सम मैक्सिमम वैल्यू, जीरो सम मैक्सिमम वैल्यू। तो इंफॉर्मेशन हम जो सुटेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करेंगे इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो टाइप के, एक एनालॉगस एक डिजिटल। एनालॉगस सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम जो साउंड सुनते हैं, हम जो टीवी पे देखते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होता है बेसिकली। सो एनालॉग इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिजिटल इज डिस्क्रीट। तो डिजिटल के केस में सिर्फ दो ही आपको वैल्यूज मिलेगी, 0 एंड सम मैक्सिमम वैल्यू, राइट। देन देखो देयर इज अ लिंक। एक बार मैंने सिग्नल को, जो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ और मैंने इस, जस्ट अ मिनट, या मैंने इस सिग्नल को, जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब साउंड को मैंने एक बार इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप ये है कि हमको ट्रांसमिट करना पड़ेगा सिग्नल। तो जो भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसमीटर, राइट। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारे पास, तो ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, है ना। तो बेसिकली ट्रांसमीटर का रोल क्या है, मैं वापस समझा रहा हूँ। साउंड मैं जो बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आपको याद है कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन बेसिक एलिमेंट्स थे। एक था ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? सपोज चैनल जो है, चैनल कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक तो वायर्ड केबल के थ्रू, जैसे हमारा लैंडलाइन फोन, दूसरा रेडियो वेव्स के थ्रू, जैसे मोबाइल फोन। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन है तो फिर ट्रांसमीटर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा। गुड। सो ट्रांसमीटर का रोल इतना है कि वो जो भी सिग्नल हमारे पास है उसको सुटेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन के लिए कन्वर्ट करता है। ओके। देन तीसरा, ट्रांसड्यूसर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, साउंड एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और आपके एंड पे यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये साउंड में रिकन्वर्ट हो रहा है। So a device which converts one form of energy into another form of energy is called as transducer. A device which converts one form of energy into another form is called as transducer. जैसे माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और स्पीकर भी ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड में कन्वर्ट करेगा, तो दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। देन यू हैव रिसीवर। तो ये बेसिक टर्म्स आप बहुत सुनोगे। तो रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम चैनल के आउटपुट से, आपको याद होगा, ट्रांसमीटर, चैनल, ये चैनल था, देन यू हैव रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम ये है कि वो चैनल के आउटपुट से सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको वापस से रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया जा सके उस फॉर्म में रिकन्वर्ट करेगा, राइट। सो द रिसीवर रिसीव्स अ मैसेज सिग्नल एट द चैनल आउटपुट, reconstructs it in a form which can be recognized, right। तो यूजर को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वही इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। तो वो रिसीवर का काम है। मैंने बोला कुछ, आपने सुना कुछ, दैट विल बी अ मेस। ओके। तो रिसीवर का काम है चैनल आउटपुट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में रिप्रोड्यूस करना। नॉइज, जैसे मैंने बताया आपको, व्हाट इज नॉइज? अनवांटेड सिग्नल, है ना। जैसे इमेजिन हम लोग एक क्लासरूम में, फिजिकल क्लासरूम में है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम सपोज टू स्पीक, मतलब वो है इंफॉर्मेशन, मतलब वो है सिग्नल, राइट। और बीच में किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, तो दैट इज अ नॉइस, बिकॉज दैट इज अनवांटेड सिग्नल। वो भी सिग्नल है बट वो अनवांटेड सिग्नल है, उसको नॉइस बोलते हैं।
तो रैंडम अनवांटेड सिग्नल इज नॉइज। बहुत बार जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो गाड़ी की हॉर्न की आवाज आ जाएगी, दैट इज अनवांटेड सिग्नल, राइट? सो अ रैंडम अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। द सोर्स जनरेटिंग द नॉइज मे बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड। या तो क्लासरूम के अंदर भी हो सकता है, क्लासरूम के बाहर से भी अनवांटेड सिग्नल आ सकता है। तो यू मे हैव डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नॉइज आल्सो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। देखो ऐसा है कि हमने एक सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट किया, वो चैनल से जाएगा, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम देखा है सब। अब होता क्या है कि जब हम सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं वाया चैनल, सो देयर मे बी लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। ओके, अभी रेडियो वेव्स के केस में, मतलब वायरलेस के केस में तो इतना लॉस होता नहीं है, लेकिन अगर आप ओल्ड डेज की बात करोगे तो वायर्ड कनेक्शन थे, तो वायर्ड कनेक्शन में सिग्नल का लॉस बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि हम लोग वहां पे सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स भेजते थे। और आपको पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिकल करंट्स भेजोगे तो करंट जब होता है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। उसको हम लोग बोलते हैं आई स्क्वायर आर। तो ड्यू टू दैट हीटिंग इफेक्ट देयर इज लॉस ऑफ सिग्नल, आई स्क्वायर आर टी, उसको आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल लीड टू जनरेशन ऑफ हीट। तो एटेन्यूएशन मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपगेटिंग थ्रू द चैनल। तो चैनल के थ्रू जब प्रोपगेट होता है सिग्नल, वहां पे जो सिग्नल का स्ट्रेंथ का लॉस होता है उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। देयर आर मेनी रीजंस फॉर एटेन्यूएशन। देन अब ऐसा हुआ कि ट्रांसमीटर से सिग्नल निकला था, चैनल के थ्रू रिसीवर पे पहुंच गया, और ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो गया, एटेन्यूएशन हो गया उसका। तो अब हमको जो रिसीवर पे सिग्नल मिला है वो वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल is called as amplification. फिर नेक्स्ट टर्म दैट यू विल नीड इज रेंज। अब ये रेंज क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल कैन बी रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स मतलब ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर मतलब डेस्टिनेशन, up to which a signal can be sent with sufficient strength। मैंने यहां से सिग्नल भेजा, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वीक हुआ है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ तो कम से कम है कि उसको मैं एम्पलीफाई करके सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर सकूं, दैट इज रेंज। कभी कभी क्या होता है कि एकदम ही सिग्नल डाई आउट हो जाता है, मतलब जब सिग्नल रिसीवर से निकला था, सोर्स से निकला था, सॉरी ट्रांसमीटर से निकला था, मतलब सोर्स से निकला था, और डेस्टिनेशन तक आते आते signal is completely lost. So the maximum distance up to which a signal can be sent up, मतलब that is the range without completely losing information, ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हो, the maximum distance between a source and destination up to which the signal can be received with sufficient strength is termed as a range। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज बैंडविड्थ। ये बहुत आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सुना होगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड जब लेते हो तो बोलते हो ब्रॉड बैंड, मतलब वही है, ब्रॉड बैंड विड्थ है इसका। ओके, तो बैंडविड्थ मतलब दिस इज बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच इट ऑपरेट्स इफेक्टिवली। हमारे पास जो चैनल है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ऐसा मान लो हमारा जो चैनल है वो फिर वायर हो या वायरलेस हो, उस चैनल में मान लो कि हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नू वन से दूसरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नू टू तक कवर कर सकते हैं। मतलब जो चैनल है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, जो चैनल है
वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, फ्रॉम सम गीगाहर्ट्ज टू सम गीगाहर्ट्ज, फ्रॉम सम मेगाहर्ट्ज टू सम मेगाहर्ट्ज। उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। हमने देखा था 3 to 30, 30 to 300 megahertz. So bandwidth is the range of frequencies. Okay, so bandwidth is the range of frequencies over which the electronic device operates effectively. कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? जो भी एक चैनल है उसकी बात चल रही है। तो बैंडविड्थ इज सिंपली द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? देन there is a very important term called as modulation. सॉरी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, आपको पता होगा कि हम कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली रेडियो वेव्स यूज करते हैं, और रेडियो वेव्स जो होता है वो लार्ज वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये ज्यादा लार्ज डिस्टेंस तक हम लोग भेज नहीं सकते, राइट? सो we cannot transmit low frequency signal to a very large distance. Okay, तो पर हमको तो करना है। जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, well even though we are very near to each other, मान लो I am in some other country and you are in some other country and we want to have video conferencing, let us say, that will be done with the help of radio waves which are low frequency waves. Low frequency मतलब बहुत high wavelength होता है, so low frequency means very large wavelength. और ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना इज चैलेंजिंग टास्क, ओके, क्योंकि लॉस हो जाता है सिग्नल का, इसलिए, राइट? तो अगर हमको फिर भी करना है, आपको ऑलरेडी पता है जितना एनर्जी ज्यादा, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितना वेवलेंथ कम, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर पाएगा। लॉजिक है ना? हमने प्रॉपर्टीज क्यों सीखे थे? इसीलिए सीखे थे। गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है, ओके, हाईली पेनिट्रेटिंग होता है। एक्स रे एनर्जी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ कम है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। यूवी, फिर विजिबल, फिर आते आते रेडियो वेव पे आओगे तो रेडियो वेव का लीस्ट एनर्जी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो ऑलरेडी एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम है तो एनर्जी कम है तो लॉन्ग डिस्टेंस तक कैसे जाएगा? वो तो नहीं जा सकता। तो फिर व्हाट वी डू इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हम लोग ये रेडियो वेव, जो रेड कलर में वेव दिखाया है, मान लो ये रेडियो वेव है, हम रेडियो वेव को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे सुपर इम्पोज कर देते हैं। मतलब मान लो आपको बहुत दूर जाना है यहाँ से, राइट? तो पैदल नहीं जा सकते ना, तो क्या करते हैं, गाड़ी पे बैठ जाते हैं हम लोग, वही है। तो हम ये जो लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वेव है इसको हम एक गाड़ी पे बिठा देते हैं, और वो गाड़ी ये होती है हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो ये जो रेड कलर है ये हमारा सिग्नल है जो लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी हाई वेवलेंथ है, और ये जो हमने यूज किया है इसको कैरियर बोलते हैं। तो ये जो कैरियर है ना, सिग्नल कैरियर बोलते हैं इसको, ये सिग्नल नहीं है, सिग्नल का कैरियर है, सिग्नल को लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो सिग्नल कैरियर जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी लो वेवलेंथ होता है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ओके। सो द सिग्नल्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, जैसे मैंने बताया, and they cannot be transmitted over large distances because low frequency मतलब low energy. So in order to transmit the signal to large distances, they are superimposed on high frequency wave which is called as carrier wave. तो इसको signal carrier या carrier wave भी बोलते हैं। So let us call this carrier wave. तो ये carrier wave है और ये signal wave है यहाँ पे, राइट? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, राइट? सो दिस प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग, हमने एक लो फ्रीक्वेंसी वेव को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के अंदर डाल दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन, राइट? राइट? अब
हमने मॉड्यूलेट किया है, मतलब क्या किया है हमने, हमको सिग्नल, मतलब जो सिग्नल वेव है जो लो फ्रिक्वेंसी था उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना था, लेकिन एनर्जी सफिशिएंट नहीं होने की वजह से हम नहीं भेज सकते, तो हमने हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी वेव को कैरियर बना के यूज किया, उसके ऊपर मतलब उसमें उसको मिक्स करके भेजा है, किसको, सिग्नल को। तो जब रिसीविंग एंड पे आएगा तो सिग्नल अलग निकालना पड़ेगा, कैरियर को अलग करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। सो द प्रोसेस ऑफ separation of signal wave and carrier wave is called as demodulation, या फिर the process of regaining signal from modulated wave is called as demodulation. Okay, then there is something which is called as repeater, और ये बहुत बढ़िया चीज है, ये वेरी वेरी गुड थिंग। देखो क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हमने क्या सीखा कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है। ट्रांसमीटर में जो एंटेना है वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर में जो एंटेना है सिर्फ रिसीव करेगा। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर में दोनों होते हैं, ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। तो रिपीटर क्या करता है, अब मैंने मेरे घर में 4 जगह पे रिपीटर लगाए हुए हैं। व्हाट हैपेंस इज आई हैव अ वाईफाई कनेक्शन, उसका जो मॉडेम है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मॉडेम बोलते हैं, या फिर उसको आई डोंट रिमेम्बर अदर नेम बाय द वे, पर ठीक है। तो वो जो मेरे पास राउटर, यस, तो वो जो मेरे पास राउटर है जो सिग्नल को, या तो मॉडेम है जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, राइट, उसका एक रेंज होता है ना, 30 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, वो रेंज पे चलता है, डिपेंड्स ऑन आप कितना अच्छा क्वालिटी का ले रहे हो, कितने एंटेनाज है उसमें, और ट्रांसमिटिंग एंटेना की बात चल रही है यहाँ पे। तो बट हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में, इंडिया में जो घर बनते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, ब्रिक्स, फिर सीमेंट, स्लैब। तो सिग्नल ये ब्रिक्स, सीमेंट, इससे अच्छे से पास नहीं हो सकता, ट्रांसमिट नहीं होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इवन दो यू हैव अ वेरी गुड ट्रांसमिटिंग एंटेना, समटाइम्स आपके घर में ही सिग्नल नहीं मिलता। अब मेरा प्रॉब्लम मेरे घर में ही हो रहा था कि वी आई हैड अ वेरी गुड ट्रांसमिटिंग मॉडेम, उसका रेंज भी 300 मीटर्स का है, लेकिन पूरे घर को कवर नहीं कर पा रहा था। तो रिपीटर क्या करता है, आई बॉट फ्यू रिपीटर्स, 3 रिपीटर लगा के रखे मैंने यहाँ पे। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर जो मेरा ओरिजिनल वाईफाई मॉडेम है वहां से सिग्नल लेगा, मतलब रिसीव करेगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब उसको एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करेगा। तो मेरे घर के फ्रंट में एक मॉडेम है, और देन बैक में मैंने एक मॉडेम लगा के रखा है। तो फ्रंट मॉडेम इज मेन मॉडेम, और जो बैक में मेरे पास रिपीटर है वो मेन वाईफाई राउटर से सिग्नल को कैच करता है, उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और वापस ट्रांसमिट करता है। मतलब रिपीटर डज बोथ जॉब, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, राइट, इज अ वेरी गुड थिंग। सो विदाउट वायर, वायरलेस एम्पलीफिकेशन हो जाता है आपका, आपका रेंज बढ़ जाता है इस केस में, राइट। सो ऑल दिस थियरी इज देयर इन द नोट्स, मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आई विल अपलोड इट राइट आफ्टर दिस लेक्चर। नाउ since this is last lecture of 11th, it will be little extended, so I want to also solve some numericals, we want to practice some numericals. So example 13.8, we have to do one more question, 13.7, so let me just put it right here. Okay, so here we have example 13.7. तो हमको बोला है यहाँ पे radar has a power of 10 kilowatt and is operating at a frequency of 20 gigahertz. तो हमारे पास एक रडार है जिसका 10 किलोवाट का पावर है, it is operating at a frequency of 20 gigahertz. It is located on the top of a hill of height
500 meter. Calculate maximum distance up to which it can detect object located on the surface of earth. तो अगर आपको याद होगा हमने एक रेंज डिफाइन किया था, तो रेंज के केस में range was the maximum distance up to which the signal travels in a straight line until it reaches earth. Okay, तो अर्थ तक सिग्नल जाना चाहिए इन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो मान लो ये ट्रांसमिटिंग रडार है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज अ ट्रांसमिटिंग रडार. इसको ए डैश नाम दिया था अगर आपको याद होगा. ये रेंज को डी बोला था, ये हाइट था एच, अर्थ की सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है आर, ये था ओ. तो हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ 2RH. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस. तो अब हमको रेंज ही पूछा है. 2 इंटू आर, रेडियस ऑफ आर दिया है 6.4 इंटू 10 पावर 6 और हाइट 500 मीटर दिया है, तो 500 मीटर. ओके, तो दैट्स इट, इतना ही करना है. सिंपल, बहुत सिंपल है ये. क्यों? क्योंकि देखो ये 6.4, इसको मैं लिख देता हूँ 64 और ये 10 पावर 6, ये 2 8 और इसमें से का एक -1, राइट. तो यू हैव 10 पावर 7, 6 प्लस 2 8 है ना. 10 पावर 6, 10 पावर 2 8 और यहाँ का एक -1, 10 पावर 7 इंटू 5, क्योंकि 500 का 5 भी आएगा. तो ये वापस आ गया 5 इंटू 2 10, मतलब 10 पावर 8. तो 264 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर रूट, मतलब 8 इंटू 10 पावर 4 मीटर का है रेंज. तो 80 किलोमीटर का रेंज है बेसिकली. सिंपल क्वेश्चन था, हमको सिर्फ रडार का, जो क्वेश्चन में रडार का पावर दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है. दैट्स इट. नेक्स्ट, if the height of a TV transmitting antenna is 128 meter, तो वापस से गिवन क्वांटिटीज में हमको हाइट दिया है 128 मीटर. हाउ मच स्क्वायर एरिया कैन बी कवर्ड बाय द ट्रांसमिटेड सिग्नल if the receiving antenna is at the ground level. देखो ऐसा है, अब वही डायग्राम है. अर्थ पे एक एंटेना है, so we have a transmitting antenna on earth. अब ये जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है ये तो हर एक डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ना. so it can transmit signal in this direction or it can also transmit in this direction or it can also transmit in this direction. मतलब हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा वो, इन शॉर्ट. तो सॉरी, in short the signal will be transmitted in all the directions on the surface of earth. So it will make up a circle with radius as range. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है. ट्रांसमिटिंग एंटेना का जो हाइट है अर्थ की सरफेस से, ट्रांसमिटिंग एंटेना का जो अर्थ की सरफेस से जो हाइट है, जस्ट अ मिनट. सो so this is the height from the surface of earth. h वो दिया है आपको. नाउ हर एक डायरेक्शन में रेंज होगा. ट्रांसमिटिंग एंटेना से हर एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर रेंज होता है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है.
है ना। तो ये एक एरिया कवर करेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपको वो एरिया पूछा है, दे आस्क यू व्हाट इज द एरिया कवर्ड, राइट। सो गिवन में हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ है, जिस 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर, मतलब 64 इंटू 10 पावर 5 मीटर। मैंने डायरेक्टली किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। फाइंड करना है ए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। Here, the area covered by this antenna will be pi d square, where d is not diameter but d is range. तो d है आपका अंडर रूट ऑफ 2RH। तो it is very simple. A equal to pi d square, तो A equal to pi 2RH, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। पाई इंटू 2 इंटू रेडियस इज 64 इंटू 10 पावर 5 इंटू 128। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, अच्छा, इफ यू सॉल्व दिस ऑल 64 टू 128, 128 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 10 पावर 5, दिस विल टर्न आउट टू बी 5144.58 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने ये करके रखा है, तो कुछ सिंपल थिंग किलोमीटर में। ओके, तो मैं वापस बता रहा हूं, हमने रेंज देखा था। रेंज इज द मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना अप टू द ग्राउंड। तो हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है जहां से स्ट्रेट लाइन में सिग्नल निकल रहा है, उसका रेंज है डी। तो ये रेंज तो हर एक डायरेक्शन में होगा, जरूरी नहीं कि ओनली ईस्ट में ही होगा। तो ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, साउथ वेस्ट में होगा। तो इट विल मेक अप अ एरिया व्हिच इज पाई इनटू रेडियस, रेडियस इज range, range square. That's it. To substitute values and you will be able to solve this. Next question. The height of transmitting antenna is 68 meter, and the receiving antenna is at the top of a tower of height 34. तो ट्रांसमिटिंग एंटेना 68 मीटर पे है, रिसीविंग एंटेना 34 मीटर हाइट पे है। Calculate the maximum distance between them for satisfactory transmission in line of sight mode. तो आपको याद होगा, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है। देखो, इसलिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो आई टेक यू बैक टू लास्ट सेशन। हियर आपको याद होगा कि हमने ये जो ए डैश है ये ट्रांसमीटर है, सी डैश जो है ये रिसीवर है। तो ये ए डैश बी, ये डिस्टेंस मतलब रेंज ऑफ ट्रांसमीटर। अगर रिसीवर बी मतलब ग्राउंड पे होगा तो, लेकिन अगर हमने रिसीवर को भी एक हाइट पे लगा दिया तो रेंज बढ़ जाता है, तो डी प्लस डी डैश रेंज हो जाता है। वो हमने सीखा था और वो यहाँ पे लिखा भी है, हमने क्लास में कंप्लीट भी किया है उसको। मैं वापस बता रहा हूँ, रेंज मतलब ट्रांसमीटर से लेके ग्राउंड तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर हमको रेंज बढ़ाना है तो रिसीवर को ग्राउंड की जगह पे हाइट पे रखना है, तो रेंज बन जाएगा डी प्लस डी डैश। तो इसी पे क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। हमको बोला है कि हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना दिया है 68 मीटर, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना दिया है, और आपको रेंज पूछा है, मतलब कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग यू डी मैक्स, मैक्सिमम रेंज। और जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो आता है रेंज ऑफ ट्रांसमीटर प्लस रेंज ऑफ रिसीवर। ओके, तो इजी है। तो यू कैन राइट डी मैक्स इक्वल टू रेंज ऑफ ट्रांसमीटर इज अंडर रूट ऑफ 2RHT प्लस अंडर रूट ऑफ 2RHR। तो मैं अंडर रूट ऑफ 2R मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, बिकॉज आई एम लिटिल लेजी टू डू कैलकुलेशंस। तो हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, एंड प्रोबेबली हो भी जाएगा। तो वेल, सो एच रूट ऑफ एच टी प्लस रूट ऑफ एच आर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 64 इंटू 10 पावर 5, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है ये।
अंडर रूट ऑफ एच टी इज 68 प्लस अंडर रूट ऑफ एच आर विच इज 34. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस एंड I have already done calculations, so I will skip the part of calculations because you are supposed to do it. तो आपको करना पड़ेगा वो. So it will turn out to be 50.4 into 10 power 3 मीटर आता है ये. तो 50.4 किलोमीटर आता है ये. राइट. तो बहुत ही सिंपल टाइप के एग्जांपल्स है. It's nothing, absolutely nothing in numericals here. बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. Next. Now we are moving towards practice problem. Unsolved problems हम लोग solve करने वाले हैं अब. Then फर्स्ट क्वेश्चन. वैसे क्वेश्चन में स्किप कर सकता था लेकिन जस्ट टू टेल यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सेम टाइप के क्वेश्चंस है. तो मैं एक ही लेने वाला हूं. प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3 टेक्स्ट बुक का जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेक्शन है, ऑल आर ऑफ सेम टाइप. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज ऑफ अ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ. 250 मीटर का वेवलेंथ है और आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला है. और आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला दैट nu is equal to c by lambda. Okay, so solution is pretty simple. Nu is equal to c is 3 × 10⁸ by lambda is 250. ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है. तो इसको कैलकुलेशंस हम मेगाहर्ट्ज में बोला है ना, तो एकदम सिंपल वे है ये. कैसे? तो मेगाहर्ट्ज में मैं क्या करूंगा, 3/250. ओके, 10 पावर 8 को 10 पावर 2 और 10 पावर 6 लिख दूंगा क्योंकि ये 10 पावर 6 मेगा बन जाएगा मेगाहर्ट्ज. और 10 पावर 2 मतलब 100 बेसिकली, है ना, 100 है ये. तो इट इज नाउ सिंपल बिकॉज if I write down this as like this, so 300 into 10 power 6, 5s and 6s, 6 by 5, 6 by 5. If you solve, this is extremely simple. तो ये 1.2 आता है, तो 1.2 into 10 power 6 हर्ट्ज मतलब 1.2 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपका आ गया. डन. तो आंसर करेक्ट है. Next question, the amplitude of magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is. तो आपको amplitude दिया है magnetic field वेक्टर का. आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड E0 है. दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जिसका जो as you can see जिसका मैग्नीट्यूड B0 है. राइट. तो आपको and you know these are two mutually perpendicular waves. तो B0 आपको दिया है और आपको फाइंड करने के लिए बोला है what is amplitude of electric field part E0. तो दिस इज वेरी सिंपल. हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आपको पता होना चाहिए दैट स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ E0 by B0. We have already solved such questions, but just to repeat, तो again it is simple. तो हमको E0 मिलेगा C into B0. तो डन, सिंपल है. E0 is equal to C is 3 into 10 power 8 into B0 is 5 into 10 power minus 7. तो 15 into 10 150 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वोल्ट पर मीटर में मेजर होता है. तो 150 वोल्ट पर मीटर आपका आ जाएगा. राइट, गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a TV tower has a height of 200 meter. How much population is covered by TV transmission if the average population density around a tower is 1000 per kilometer square? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. दे आर टेलिंग यू कि जो टीवी का जो टावर है मतलब ट्रांसमीटर जो है वो 200 मीटर हाइट पे है. तो कितना टोटल पॉपुलेशन कवर होगा अगर
पॉपुलेशन डेंसिटी मैं इसको डिनोट कर रहा हूं रो से, इफ इट इज 1000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो कितना पॉपुलेशन कवर होगा, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट हाउ मच पॉपुलेशन कैन बी कवर्ड। ये मत पूछना कि एक फैमिली में 4 बच्चे होंगे तो एक फैमिली में 4 लोग होंगे तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कितने घर तक सिग्नल जाएगा, फिर एक घर में 4 टीवी है, 4 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, वी डोंट केयर। ओके, सो इट्स द सिंपल थिंग। सो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना एरिया कवर होगा। हमने जैसे निकाला था अभी अभी यहाँ पे कि ट्रांसमीटर जो है वो कितना एरिया कवर करेगा, तो पहले हमको वो देखना पड़ेगा कि हाउ मच एरिया अ ट्रांसमीटर कैन कवर, दैट इज पाई डी स्क्वायर, रेंज स्क्वायर मतलब पाई इंटू 2RH, राइट। तो सबसे पहले हमको एरिया देखना पड़ेगा। ओके, देन दूसरा फॉर्मूला पॉपुलेशन कवर्ड का होता है। पॉपुलेशन कवर्ड होता है डेंसिटी इनटू एरिया। मैं समझा देता हूं उसका मतलब क्या है। देखो ये चीज हमने पहले सीखी है। कैसे? मैंने आपको बताया था, मान लो हमारे पास एक 10 मीटर का वायर है, लेंथ 10 मीटर है, टोटल चार्ज कितना है उसके ऊपर, लेट अस से 20 कूलम। तो एक मीटर में कितना चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, तो 20/10 मतलब 2 कूलम पर मीटर। एक मीटर में 2 कूलम का चार्ज है, एक मीटर में 2 कूलम, है ना। तो अगर मुझे देखना होगा कि 5 मीटर में कितना, तो 5 × 2, एग्जैक्टली यही चीज है वहां पे। टोटल एरिया, टोटल एरिया एक टॉवर कितना कवर कर सकता है, मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी होता है नंबर अपॉन एरिया इनटू एरिया, कैंसल कैंसल। और हमको तो पूछा ही है कि हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड, तो पॉपुलेशन कवर्ड इज डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया। पॉपुलेशन कवर्ड इज पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया। ये एक बार समझ लो। हम पहले चेक करेंगे कि एक टावर कितना एरिया कवर कर सकता है, उसको अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल पॉपुलेशन कवर्ड मिल जाएगा। तो इट इज सिंपल। तो नाउ यू विल हैव पॉपुलेशन कवर्ड, मैं इसको पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए। डेंसिटी है 1000, ए अभी हमने देखा 2πRH फॉर्मूला आया है, तो 1000 ए सॉरी 1000 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज 64 इंटू 10⁵, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.1 इंटू 10⁶, मैंने 64 इंटू 10⁵ लिखा है, इंटू एच, एच इज 200। तो कैलकुलेशंस कैसे करोगे, 10⁻3, 10⁵ मतलब 10⁸ और 2 10⁻10 है, तो 10⁻10 आ गया। फिर 2 × 64 128 × 2 256 × पाई, तो रफली रफली 750 से ऊपर जाएगा ये आंसर। तो इफ यू सॉल्व दिस, तो यू गेट वेरी सिंपल थिंग, दिस विल बी अराउंड 800। ओके, तो ये आ गया 800 × 10⁻10 पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो वेल यहाँ पे एक छोटा सा आपको करेक्शन देखना पड़ेगा। कैसे? पॉपुलेशन कवर जो है वो 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये जो नंबर आप लिख रहे हो 8 × 10⁻12, ये आपका यूनिट्स, यू नीड टू चेक,
ऑफ कोर्स। तो गलती कहाँ होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, यू हैव टू पे अटेंशन नाउ। हमारा फॉर्मूला में कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब हमने ये पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया किया, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने लिखा 1000 10 पावर 3 और एरिया में मैंने लिखा 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे आर और एच दोनों मीटर में लिखे हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ये गड़बड़ होती है, इसलिए बी केयरफुल। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो ये आ जाएगा 10 पावर 3। 1 किलोमीटर मतलब 10 पावर 3 मीटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब हम पहले जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी 10 पावर-3 पर मीटर स्क्वायर। किलोमीटर से हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो 10 पावर-3 इंटू 2 पाई आर एच। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप वैल्यूज डालो 10 पावर-3, 2 इंटू पाई इंटू 64 इंटू 10 पावर 5 इंटू हाइट 200, तो 10 पावर 5 और 2 7, 7 में से 3 गए, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा ये 8 इंटू 10 पावर 6। तो टोटल 8 इंटू 10 पावर 6, 8 इंटू 10 पावर 6, 8 मिलियन लोग, 8 मिलियन पॉपुलेशन कवर करेगा, मतलब 80 lakhs। गुड, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। तो फॉर्मूला याद रखना, पॉपुलेशन कवर्ड इज जस्ट रो इनटू ए, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू ए, इतना ही है। ऑलराइट, सो नाउ I will leave 2 questions as an assignment for you, because this type of questions we have solved and you need to do some practice. तो ये assignment question है और एक क्वेश्चन शायद और बाकी होगा, जो बुक में जो क्वेश्चंस रह गए हैं those questions will be assignment for you. So finally we have finished everything from 11th standard. Okay, so good. So go through it and just revise things properly and solve assignment questions.